1900 के दशक में मोनाको जैसा देश जिसको दुनिया के सबसे सेफ देशों में से एक माना जाता था, वहां के एक रॉयल बैंक से 10,000 करोड़ रुपए चुराए गए और उसको चुराने वाला मास्टरमाइंड आज तक पुलिस के हाथ नहीं आया। वो चोरी कैसे हुई, कैसे उन लुटेरों ने सबको पागल बनाया, कैसे वो वहां से भागे, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोनाको के इतिहास की सबसे स्मार्टेस्ट बैंक रॉबरी के बारे में बताऊंगा। राम राम, मेरा नाम है गजेंद्र, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। फ्रांस से बॉर्डर शेयर करता हुआ दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है मोनाको। वहाँ की एक खास बात ये है कि वहाँ इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, इसीलिए मोनाको को टैक्स हेवन बोलते हैं। अब जहाँ इनकम टैक्स नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो जगह बिजनेसमैनों को अट्रैक्ट करेगी, और जब बिजनेसमैन वहां रहेंगे तो आपको लग्जरी लाइफस्टाइल देखने को मिलेगी। मोनाको के साथ भी ऐसा ही है। मोनाको बहुत छोटा सा देश है, ये समझ लो कि 2 किलोमीटर के एरिया में पूरा देश खत्म हो जाता है, जिसमें 38,000 के आसपास लोग रहते हैं। ज्यादातर लोग अमीर हैं तो इसको सेफ भी माना जाता है। अमीर लोगों के बसने की वजह से वहां आपको आलीशान बंगले और महंगी गाड़ियां तो यूं ही देखने को मिल जाएगी। इसी अमीरी की वजह से वहां मैन मेड आइलैंड्स, लग्जरी शॉपिंग सेंटर्स और कसिनोज जैसी चीजें बनी, और लोगों के लिए मोनाको यूरोप में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना। ये बात थी 90s की, जब वहां अमीर लोग आ रहे थे तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि क्यों ना हम एक बैंक खोलें जिसमें यहाँ आने वाले लोग अपना पैसा और महंगी ज्वेलरी रख पाएंगे, और उसके लिए हम उनसे कुछ बेसिक चार्जेस ले लेंगे। जब लोग इस बात पे एग्री हुए तो 1990 में वहां रॉयल कंसोर्टियम बैंक बना। यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। बैंक के चालू होने के 2 साल बाद दिसंबर 1992 में कुछ लोग बैंक में घुसे और उन्होंने बैंक के कर्मचारियों और कुछ कस्टमर्स को बंदी बना लिया। जब ये न्यूज पुलिस तक पहुंची कि बैंक में लुटेरों ने 70 से 80 लोगों को बंदी बना लिया, तो पुलिस अपने पूरे जाब्ते के साथ वहां पहुंची। वो बैंक समुद्र के किनारे बना था, तो उसके मेन गेट की तरफ तो रोड थी पर दूसरी साइड पानी था। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो अंदर से धमकी आई कि अगर कोई भी पुलिस वाला अंदर आने की कोशिश करेगा तो हम इन लोगों को मार देंगे। और तभी बैंक के बाहर लगे कुछ स्पीकर्स में से लोगों के रोने की आवाजें आने लगी। अब क्योंकि लोगों की जिंदगी का सवाल था तो पुलिस रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो पुलिस ने उन लुटेरों से कांटेक्ट करने की कोशिश की। जब उनसे कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि हम पुलिस या सरकार के किसी भी आदमी से बात नहीं करेंगे। इस डील को नेगोशिएट करने के लिए शहर के एक बिजनेसमैन जॉनसन को बुलाओ। उनकी इस डिमांड से पुलिस थोड़ा कंफ्यूज हो गई, पर जॉनसन को बुलाया गया क्योंकि छोटा सा देश है तो ज्यादातर लोग एक दूसरे को जानते थे। जॉनसन जर्मनी का रहने वाला था जिसका शिपिंग का बिजनेस था, और वो नेगोशिएशन में एक्सपर्ट था, मतलब मोल भाव करना उसको अच्छे से आता था। जब उनकी बातचीत स्टार्ट हुई तो जॉनसन ने उन लुटेरों से बोला कि तुम लोग यहाँ से बच के तो नहीं जा सकते, तो जिन लोगों को तुमने पकड़ रखा है उनको छोड़ दो। उस वक्त उस बैंक में 10,000 करोड़ रुपए पड़े थे, लेकिन उन लुटेरों ने जॉनसन से कहा कि हमको इस बैंक में पड़े पैसों से कुछ मतलब नहीं है, हमें बस शाम होने से पहले 100 करोड़ रुपए और बैंक के पीछे की साइड 2 बोट्स चाहिए, ये पहुंचा दो, हम इन लोगों को छोड़ देंगे। ये 90s की बात है, तो उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इसलिए इतने कम वक्त में उनको पकड़ पाना भी मुश्किल था। इस बातचीत के बाद पुलिस अंदर घुसने का प्लान बना ही रही थी कि अंदर से एक गोली चलने की आवाज आई, और फिर उन्हीं स्पीकर से लोगों की रोने की आवाज वापस से आने लगी कि हमें बचा लो, नहीं तो ये लोग हमें मार देंगे। मोनाको के लिए उस वक्त सबसे जरूरी चीज थी सेफ्टी। अगर वहां उन लोगों को कुछ हो जाता तो टूरिस्ट वहां आना बंद कर देते और वो देश डूब भी सकता था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उन लुटेरों की डिमांड पूरी करेंगे। शाम हुई और उन लुटेरों ने कहा कि जॉनसन और उसके साथ अगर आप चाहें तो कोई पुलिस का कोई आदमी भी भेज सकते हैं जो पैसे लेकर आएंगे, और फिर हम रात के 9 बजे तक इंतजार करेंगे, फिर ये बोट्स लेकर निकल जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने भी हमारा पीछा किया तो इनमें से कोई नहीं बचेगा। पुलिस एग्री हो गई, लेकिन पुलिस का कोई भी आदमी जॉनसन के साथ अंदर नहीं गया। जॉनसन से बोला गया कि तुम वैसे भी बातचीत करने में एक्सपर्ट हो, हमने इनकी डिमांड मान ली है, तो तुम बस उनको ये डील क्लोज करके बाहर निकालो, बाकी हम बाद में देख लेंगे।
जॉनसन को पैसों के साथ अंदर भेजा गया और उसके बाद रात 9 बजे तक कोई आवाज नहीं आई। पुलिस बाहर इंतजार कर रही थी और वो अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि उनसे बोला गया था कि जब तक हम यहाँ से ना निकल जाएं कोई अंदर नहीं आएगा, नहीं तो हम सबको मार देंगे। ऐसे करते करते पूरी रात निकल गई और वो 2 बोट्स वहीं की वहीं खड़ी थी। पुलिस को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी सुबह के 6 बजे के आसपास उनके वॉकी टॉकी पे किसी की आवाज आई और बोलने वाले ने अपना नाम माइकल बताया। माइकल उसी बैंक का एक कर्मचारी था। जब माइकल से पूछा गया कि सब ठीक है तो उसने बोला कि यहाँ सब सेफ है। हम सभी को कल दोपहर से ही एक हॉल में बंद कर दिया गया था। और जब पुलिस ने उससे पूछा कि लुटेरे कहाँ हैं तो उसने बोला कि यहाँ कोई नहीं है। माइकल की बात सुनते ही पुलिस की टास्क फोर्स बैंक के अंदर घुसी तो उनको वहाँ कोई नहीं मिला। जैसे ही पुलिस बेसमेंट में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा था जिससे एक सुरंग समुद्र की तरफ जा रही थी। अब पुलिस को कुछ समझ नहीं आया कि अगर वो लोग इस सुरंग में गए तो भी दूसरी तरफ पानी था और वो बोट्स तो वहीं की वहीं खड़ी थी। जब सारी जांच हुई तो पता चला कि कल पूरे दिन समुद्र के उस हिस्से में एक पनडुब्बी को देखा गया और वो सभी लुटेरे उस सुरंग से होते हुए उसी पनडुब्बी में बैठ के वहां से फरार हो गए। इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड जॉनसन था और उसी ने ये पूरा मास्टर प्लान बनाया था। वो जो लोगों की रोने की लगातार आवाजें आ रही थी वो एक टेप रिकॉर्डर से चलाई गई थी। लुटेरों ने वहां जाते ही बंधकों को बोला था कि अगर तुम में से किसी ने भी कुछ बोला तो हम तुम्हें मार देंगे और उनको एक हॉल में बंद कर दिया गया। जॉनसन उस बैंक के बारे में सब कुछ जानता था। उस बैंक में उसका भी एक अकाउंट था और उसे पता था कि यहाँ ज्यादातर ब्लैक मनी है तो ये लोग ज्यादा इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर पाएंगे। और हुआ भी वैसा ही। दुनिया की नजर में ये अनाउंस किया गया कि ये केस सॉल्व हो गया और पूरे पैसे को रिकवर कर लिया गया। जिन लोगों के पैसे गए वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास भी उस पैसे का कोई हिसाब नहीं था और ब्लैक मनी को रखना अपने आप में ही एक गुनाह था। उस बैंक की एक खासियत थी कि आप वहाँ कितने भी पैसे जमा कराओ आपको उस पैसे का कोई भी हिसाब नहीं देना पड़ता था कि आपने वो कहाँ से कमाए हैं और ये बात जॉनसन को अच्छे से पता थी। तो ये थी कहानी वर्ल्ड के स्मार्टेस्ट नेगोशिएटर की। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही मिस्टीरियस स्टोरीज देखने के लिए स्क्रीन पे दिख रही इन वीडियोस को भी जरूर देखना। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।